आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बुक 1 के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में। LOTM एक ऐसा वर्ल्ड है जहां हर आर्टिफैक्ट के पीछे एक डार्क हिस्ट्री होती है और उनका पावर सिर्फ फायदा नहीं देता, कभी कभी यूजर्स को तबाह भी कर देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे बुक 1 के टोटल 11 आर्टिफैक्ट्स, उनका ओरिजिन, उनका पावर और उनके साथ रिलेटेड मेजर इंसिडेंट्स। इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सील्ड आर्टिफैक्ट है जो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है और वो आर्टिफैक्ट लॉटम की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को सील्ड आर्टिफैक्ट्स के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूं कि सील्ड आर्टिफैक्ट्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सुपरनैचुरल बियॉन्डर पावर्स होती हैं। सील्ड आर्टिफैक्ट्स अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, जैसे कि कुछ मिथिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज करके या किसी रिचुअल से या फिर किसी बियॉन्डर के मरने के बाद उनसे मिल सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं जो इन आर्टिफैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एंटीगोनस क्लाउन पपेट। ये एक ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट है जिसका नंबर है 2-049। ये आर्टिफैक्ट एक क्रीपी पपेट है जिसमें एक तरह की डेंजरस पावर छुपी है। ये पपेट काफ़ी लोगों के लिए थ्रेट बन जाता है क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस लोगों के दिमाग को अफेक्ट करता है। पपेट को कंट्रोल करना बहुत रिस्की है क्योंकि ये अपने 5 मीटर के रेंज में किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में लेकर उसे पपेट बना सकता है, जिससे ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये पपेट एंटेगोनस फैमिली से रिलेटेड चीज़ों पर रिएक्ट करके और भी ज़्यादा एग्रेसिव और खतरनाक बन जाता है। एनिमे में इसका यूज एक कंपास की तरह दिखाया गया है जिससे एंटेगोनस फैमिली के डिसेंडेंट को ढूंढा गया था। नंबर 2, मिसफॉर्चून क्लॉथ पपेट। एक ग्रेड 3 सील आर्टिफैक्ट है जो अपने नाम की तरह ही वर्क करता है। ये पपेट एक डॉल की तरह दिखता है। इस पपेट के 10 मीटर की रेंज में ये पपेट उस इंसान को मिसफॉर्चून दे देता है। कई केस में ये जानलेवा भी हो सकता है। नंबर 3, म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम। एक ग्रेड 3 सील्ड आर्टिफैक्ट है। ये आर्टिफैक्ट एक एम्बलम की तरह दिखता है, लेकिन ये काफ़ी स्पेशल है। इसके 15 मिनट के लंबे रेडियस में कोई भी इवन स्पिरिट हो तो वो प्यूरिफाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान या बियॉन्डर ज़्यादा देर इसके कांटेक्ट में रहे तो उसकी स्पिरिट भी प्यूरिफाई हो जाती है, लेकिन वो इंसान अपना माइंड खो देता है और पूरी लाइफ सन गॉड की पूजा करने लगता है। ये आर्टिफैक्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि क्लेन इसका ओरिजिन पता लगा लेता है। ये आर्टिफैक्ट असल में सन गॉड के ब्लड की एक ड्रॉप से बना हुआ है, इसी वजह से ये इविल स्पिरिट्स को प्यूरिफाई कर देता है। नंबर 4, क्रीपिंग हंगर। LOTM का बहुत ज़्यादा स्पेशल आर्टिफैक्ट है क्योंकि स्टोरी में आगे चलकर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। क्रीपिंग हंगर एक सीक्वेंस 5 शेपर्ड बियॉन्ड की पावर होल्ड करता है। ये एक ह्यूमन स्किन जैसा ब्लैक ग्लव है। क्रीपिंग हंगर दूसरे बियॉन्डर्स को मारकर उनकी पावर को स्टोर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसी पावर का यूज़ भी कर सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है। ये मैक्सिमम 5 लोगों की पावर ही स्टोर कर सकता है और नई पावर लेने के लिए पुरानी पावर निकालनी पड़ती है। क्रीपिंग हंगर स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। इसे हर बार यूज़ करने के बाद एक जिंदा इंसान खाना पड़ता है। अगर इसे इंसान नहीं खिलाया गया तो ये अपने ही यूज़र को खा जाता है। ये आर्टिफैक्ट हमारे हीरो क्लेन को बुक 2 के एंड में मिलता है और वो इसे अपने कई मिशंस में यूज करता है। नंबर 5, पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स। ये एक ग्रेड 3 सील्ड आर्टिफैक्ट है जो भी अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी भी इंसान के इमोशंस को और किसी भी तरह के डिजायर्स को पूरी तरह खत्म कर देता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई और दूसरा इंसान बाहर से इसे हटा दे। इस आर्टिफैक्ट को नाइट हॉक्स ने ओल्ड नील को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया था। नंबर 6, स्पिरिट मीडियम्स मिरर। ग्रेड 3 का होने के बाद भी ये सील्ड आर्टिफैक्ट काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। ये मिरर पहले एक स्पिरिट मीडियम का था जिसके मरने के बाद उसका कर्स इस मिरर पर आ गया और ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया। इस मिरर में अगर कोई सीधा देख लेता है तो उस इंसान का रिफ्लेक्शन मिरर से निकलकर उसकी जान ले लेता है। नंबर 7, इनएग्जॉस्टेबल पॉइजन। एनिमे के अंदर इसका कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी पॉइजन की बोतल है जो खत्म होने के बाद खुद को फिर से रिफिल कर सकती है। इस पॉइजन को देखने के बाद लोगों को ऐसा फील होता है कि इसे बस जल्दी से जल्दी पी लिया जाए,
लेकिन हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स को ऐसी फीलिंग नहीं आती है। नंबर 8, डोर ऑफ डेथ। इनएग्जॉस्टेबल पॉइजन की तरह ये भी हमें एनिमे में यूज होता हुआ नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये सील्ड आर्टिफैक्ट ग्रेड 2 का है, जो कि एक वुडन डोर जैसा दिखता है। इस डोर में खुद की इंट्यूशन भी है और ये खुद को चेंज करके नॉर्मल डोर की तरह दिख सकता है। इस डोर में जो भी जिंदा चीज जाने की कोशिश करेगी वो मर जाएगी। द ब्लड वेसल थीफ। ये सील्ड आर्टिफैक्ट एक ब्लड वेसल जैसा दिखता है और इसे टच करने से यूजर की लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होने लग जाती है, लेकिन उसके बदले में ये अपने आसपास किसी भी बियॉन्डर की एक पावर को चोरी करके 30 मिनट तक यूज करवा सकता है। और अब वो जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। नंबर 10, ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट क्विल ऑफ अल-ज़ुहार्ड। ये आर्टिफैक्ट एक पेन है जो बिना इंक के लिख सकता है। ये पेन एक हाई सीक्वेंस सील्ड आर्टिफैक्ट है स्पेक्टेटर पाथवे से। इस पेन की अपनी खुद की विल है। ये पेन जिंदा है और ये रियलिटी को खुद से लिख सकता है। सच में हैरानी होगी कि बुक 1 के जितने भी इवेंट्स हुए थे सब इस पेन 08 ने ही पहले से लिखे थे। इस पेन को एक विलन इंस जैंगविल चर्च ऑफ एवरनाइट से चुरा लेता है ताकि वो इसका यूज करके हायर सीक्वेंस पर जा सके। 08 अपने मन की चीजें लिखता रहता है और कई बार अपने ही यूजर की मौत लिख देता है। बुक 1 के एंड में इंस जैंगविल डन स्मिथ और क्लेन को मारकर ये पेन और चर्च ऑफ एवरनाइट का होली आर्टिफैक्ट सेंट सेलेना की एशेज लेकर भाग जाता है। सेंट सेलेना एशेज एक सीक्रेट सील्ड आर्टिफैक्ट है जो कि चर्च ऑफ एवरनाइट का एक होली आर्टिफैक्ट है। ये सील्ड आर्टिफैक्ट बना है एक चर्च की एक हाई लेवल डिवोटी की राख से जिनका नाम मैडम सेलेना था। मैडम सेलेना काफी स्ट्रॉन्ग सेंट लेवल की बियॉन्डर थी जो चर्च ऑफ एवरनाइट की हाई पोस्ट पर थी। चर्च ऑफ एवरनाइट इन एशेज की मदद से अपने आर्टिफैक्ट्स पर सील लगाता था, जिसकी वजह से वो चाइनस गेट के अंदर कंट्रोल में रहते थे और ये एशेज किसी भी ईविल फोर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती थी। बुक 1 की फाइनल बैटल में डन स्मिथ इन एशेज को यूज करते हैं ताकि वो ईविल गॉड के बच्चे को जन्म लेने से पहले ही रोक पाएं। फाइनल बैटल के बाद जब डन स्मिथ और क्लाइन मर जाते हैं तो इंस जैंगविल सेंट सेलेना की एशेज को ले जाता है क्योंकि उसे अपने पाथवे के सीक्वेंस 4 पर एडवांस होना था, जिसमें ये एशेज उस पोशन के इंग्रेडिएंट के लिए ज़रूरी थी। इसी के साथ हमारी बुक 1 के सारे 11 सील्ड आर्टिफैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं बुक 2 के सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूं या फिर किसी भी आर्टिफैक्ट को डीप में एक्सप्लेन करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ध्यान से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।